ऑफिशियल चैनल ऑफ एस चांद एकेडमी। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आऊं दोस्तों एक वीडियो सोल्यूशन, एक शानदार वीडियो सोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से या कोई और मीडियम से। इंग्लिश अपने आप में चैलेंज इसलिए है क्योंकि इसकी ग्रामर की बारीकियां समझनी पड़ती है, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें सर्टेन नहीं रहती। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है एक अच्छी बुक का, कि एक अच्छी बुक मिलनी चाहिए। और वो अच्छी बुक दोस्तों आपके लिए एस चांद पब्लिकेशन कितने ही वर्षों से लेकर आया है, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। एक इतनी शानदार किताब जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और जहां इंग्लिश ऑब्जेक्टिव में आती है वहां ये बुक काम आती है। 27 चैप्टर्स हैं टोटल इसके, और सारे चैप्टर्स अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं। उन चैप्टर्स के वीडियो सोल्यूशन के लिए मैं यहां पे आज आपको एक ऐसा वीडियो सोल्यूशन जहां पे हमने थ्योरी को बताया और उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझाया और फिर बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। दोस्तों अपने आप में इस बुक को अगर एक बहुत अच्छा इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक कहा जाए तो कम नहीं होगा। उस क्वेश्चन बैंक को कैसे सॉल्व करें, उसके इनोवेटिव आइडिया के लिए क्यूआर कोड से आप सीधा पहुंच जाते हैं सीधा उस चैप्टर पे और चैप्टर के क्वेश्चंस को करते हैं। तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लिए चलते हैं आपको। सो दोस्तों एक और चैप्टर आ गया है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ्स। दोस्तों रिकंस्ट्रक्शन पे, पैसेज, पैराग्राफ पे, पैराजंबल कह दीजिए, रीअरेंजमेंट कह दीजिए, एक और चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो अब मैं लेके आया हूं, ये आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एग्जाम में इसी तरह के अरेंजमेंट आते हैं, कोई पीक्यूआरएस नहीं, कोई हिंट नहीं, आपको सीधा क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ, पैराग्राफ को ऊपर नीचे कर दिया है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड निकालना है उसका सीक्वेंस क्या बनेगा। तो दोस्तों एक एक सीक्वेंस बनाते हुए चलते हैं किस तरीके से करना है। पीक्यूआरएस में एक बेनिफिट ये था कि आपको नीचे ऑप्शंस गिवन थे, आप ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हो। अगला जो चैप्टर हम करने वाले हैं वहां पे एक बहुत बड़ा सेंटेंस, उसके 8 9 10 टुकड़े कर दिए और फिर उसको रिकंस्ट्रक्शन करो और वहां भी नीचे ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं। यहां आंसर यानी कि ऑप्शन से बहुत ज्यादा हिंट मिलता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, कभी कभी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल मिल जाता है, अदरवाइज बेसिक तो एक ही तरीका है, आपको आंसर निकालना पड़ेगा। अब जब आंसर निकालना पड़ेगा तो फिर हमें ध्यान से काम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है पैराजंबल की कि आपको जब आंसर स्वयं निकालना है तो हमारे पास दो अप्रोच हैं। अप्रोच पहली यह है कि भैया स्ट्रेट अवे फर्स्ट मिल जाएगा, फिर धीरे धीरे सेकंड मिल जाएगा, फिर धीरे धीरे थर्ड मिल जाएगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स आगे से आगे मिलते चले जाएंगे। बट जरूरी नहीं है ऐसा हो। तो फिर क्या हो, कुछ और भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? आप दो दो के तीन तीन के पेयर बना लें। पेयर बनाने से क्या होगा, आप एक्चुअली जहां 6 सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है वहां 3 रह जाएंगे या 2 रह जाएंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे आप। स्टार्टर कई बार अलग से मिल जाता है, एंडिंग कई बार अलग से मिल जाती है, तो 2 और पॉइंट्स फिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह की अप्रोच आपको अपनानी है। यहां जो मैं करने वाला हूं प्योरली रीअरेंजमेंट होगा, नो ऑप्शन एलिमिनेशन, नथिंग एल्स, प्योरली रीअरेंजमेंट। चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो शायद समझ पाएंगे। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 यानी सबसे पहला वाला प्रैक्टिस सेट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम अभी करने वाले हैं। तो इसको करने के लिए मैं मार्कर ले लेता हूं सो दैट हम अच्छे से कर पाए। दोस्तों वुड यू स्टील अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आउट ऑफ अ रिटेल शॉप? क्या तुम सॉफ्टवेयर चुराओगे, स्टील करोगे, चुराओगे रिटेल शॉप से? द इंडस्ट्री ऑन इट्स पार्ट हैज फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्री ने अपने पार्ट पे क्या किया है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाई है टू स्पेशली गैदर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। एजुकेट एंड ड्रैग द सॉफ्टवेयर पायरेट्स टू कोर्ट। उनको एजुकेट करने के लिए और साथ में सॉफ्टवेयर के जो पायरेट्स हैं, जो पायरेसी करते हैं, जो सॉफ्टवेयर की कॉपी करते हैं, उनको ड्रैग करने के लिए कोर्ट पे, यानी कोर्ट में घसीटने के लिए। बट मोर देन लीगैलिटी, अगर मैं लीगलिटी की बात करूं, लीगल की एस्पेक्ट की बात करूं, उससे ज्यादा देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंट वे। एक अलग नजरिया होता है लुकिंग पायरेसी, एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोरालिटी।
विधि विधान की बात करें, संविधान की बात करें, कानून की बात करें, उससे ज्यादा एक टर्म है आपकी नैतिकता। नैतिकता भी कोई चीज है, ये कहना चाह रहा है। द गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड, दोस्तों यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, हैज इनिशिएटेड नेशनल एनफोर्समेंट कमिटी, नेशनल एनफोर्समेंट कमिटी बना रखी है इसने कहा। एज फार एज द इश्यू ऑफ टैकलिंग पायरेसी इज कंसर्न, बोथ द इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इनिशिएटिंग एक्शंस। जहां तक टैकलिंग पायरेसी कंसर्न्ड है, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ने अपने अपने कार्य शुरू कर लिए हैं। अब देखो मेरे को क्या समझ आता है दोस्तों, मुझे ये समझ आता है कि ए जो है ना, या तो आपका स्टार्टिंग होगा या फिर आपका एंडिंग होगा, ये कंफर्म है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि स्टार्टिंग या एंडिंग में ही इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, देखिएगा, इसमें पायरेसी 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 पायरेसी, इसमें चुराने की बात आ गई। अरे भाई, पायरेसी का मतलब कॉपी करना है, और वहां स्टील यानी चुराने की बात आ गई। दो अलग अलग रास्ते हैं, उनको मिक्स करना पड़ेगा। तो ये तो या तो शुरुआत में आएगा अंत में आएगा, उसको छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं, आपको ये समझ आया होगा कि बॉस जहां पे भी हो, मैं यहां पे लिखता हूं, कुछ भी हो जाए बी के बाद डी आएगा। जरा समझें इस बात को, बी के बाद डी क्यों आएगा। बी में लिखा है सरकार ने ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, तो पहली तरफ क्या है भैया, इंडस्ट्री ऑन इट्स पार्ट। इंडस्ट्री ने अपने पार्ट पे फलाना फलाना काम किया है, और गवर्नमेंट ने दूसरी तरफ ये वाला काम किया है, तो बी के बाद डी आएगा। ये तो क्लियर हो गई ना बात दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा था ना, ये चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको एक एक लॉजिक तक लेके जाना पड़ेगा, ऑप्शन से कुछ नहीं मिलेगा। PQRS नहीं है कि भैया QR मिल गया, आप देख लो PQRS मिल रहा है, क्या मिल रहा है। चलिए, एक बात और भी कंफर्म है दोस्तों, इन दोनों से पहले ई आएगा। एज फार एज इश्यू ऑफ टैकलिंग पायरेसी, पायरेसी को टैकल करना है, इस बात के मुद्दे को लें अगर, तो सरकार और इंडस्ट्री, पहले लिखा है देखो इंडस्ट्री और दूसरे में लिखा है सरकार। ये कह रहा है कि सरकार और इंडस्ट्री दोनों ने अपने काम शुरू कर लिए हैं। इंडस्ट्री ने ये किया है और सरकार ने दूसरी तरफ ये किया है। ये कनेक्शन तो एकदम परफेक्ट सेट हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों सी की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि EBD आ गया, उसके बाद सी आएगा, क्योंकि यहां पे इसके अंदर लिखा है इनिशिएटेड नेशनल एनफोर्समेंट कमिटीज। नेशनल एनफोर्समेंट कमिटी आ गई है। जब ये नेशनल एनफोर्समेंट कमिटी की बात आ गई है, तो कहीं ना कहीं उसने एक्चुअली लीगल बात की है कि भैया ये तो एनफोर्समेंट कमिटी बना दी है, लेकिन लीगल से ज्यादा मॉरल की बात है। और मॉरल यानी नैतिकता पे ही तो सवाल करेंगे, क्या आप चुराने वाले हो? यानी ये स्टार्टिंग में नहीं आके एंडिंग में आ जाएगा, ए लास्ट में होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा EBDCA, EBDCA, ई फर्स्ट पे, बी उसके बाद डी उसके बाद सी उसके बाद ए। और कैसे कनेक्ट किया? मोरालिटी की बात पे चुराने की बात करी, तुमसे सवाल पूछा है, अरे नैतिकता का सवाल है कि तुम चुराने वाले हो क्या, सीधा सा सवाल हो गया। तो कुल मिला के EBDC हो गया। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने सिर्फ पहले वाले में लिया है, पहला मतलब इस वाले में। उसके बाद मैंने इसको कहा कि भैया अब अपने हर क्वेश्चन में क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, अपने को तो सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो यहां अपन देखें EBDCA में इसने पूछा थर्ड स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो थर्ड हो जाएगा डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना था भाई। अभी देखते हैं EBDCA फर्स्ट कौन सा है, ई हो जाएगा इसका। सेकंड कौन सा है, बी हो जाएगा इसका। लास्ट कौन सा है, ए हो जाएगा इसका। यहां पे पांचवा क्वेश्चन आ गया, फोर्थ कौन सा है, EBDC, इसका आंसर सी हो जाएगा। कुल मिला के ये 5 क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा, मैंने उसके नीचे से क्वेश्चन हटा दिए हैं। आपको बेसिक अप्रोच समझ आ गई, मुझे इसे सॉल्व करना है, कंप्लीटली सॉल्व करना है, और बस इसका लॉजिक लगा के छोड़ देंगे अपन, क्योंकि बाकी वो नीचे वाले क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही सकते हैं, उसमें कोई डाउट है नहीं आपको। तो चलिए साहब, मैं पेन ले आता हूं जिससे कि हम आराम से कर पाए। चलिए इसको नीचे ले जाते हैं अपन। ओके, एज ही गॉट अप, जैसे ही वो उठा, एक फ्राइटन्ड नेटिव ने उसे बताया कि भैया एक मैन ईटर आ गया है, मैन ईटर, नरभक्षी। When he approached the thick bush, जैसे ही जब वो घनी झाड़ियों तक पहुंचा, he saw the lion running towards him, lion उसकी तरफ आ रहा था।
टॉम वॉज अवेकन बाय द फियरफुल स्क्रीम्स ऑफ द विलेजर्स। मुझे लगता है इससे शुरू होना चाहिए, सेंटेंस जो है ना सी से शुरू हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? अभी वो जागा है, जागने के बाद सारी कहानी शुरू होगी। लोगों की डरावनी चिल्लाहटों की आवाज को सुनकर टॉम जागा। इन अ स्टेज ऑफ फ्राइट, डर के मारे क्या हुआ? अ शॉट वॉज फायर्ड एक्सीडेंटली बाय टॉम। गलती से गोली चल गई, बट इट हिट द लॉयन, लेकिन लॉयन को लग गई मेरे भाई। टॉम डिसाइडेड टू चेज द लॉयन एंड टुक आउट हिज गन। टॉम ने सोचा कि भैया चलो बंदूक निकालते हैं और चेज करते हैं लॉयन को। तो इससे ये समझ आ रहा है कि दोस्तों सी के बाद ए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पहले तो टॉम अवेकंड यानी जागा चिल्लाहटों से। एज ही गॉट अप, जैसे ही वो उठा, एक डरा हुआ आदमी आया और बोला भैया मैन ईटर आ गया है, राइट? अब आमतौर पे जनरली स्टूडेंट को क्या लगता है? स्टूडेंट को लगता है बी आएगा। जैसे ही वो घनी झाड़ियों तक पहुंचा, उसने लायन को देखा आ रहा है। टॉम ने डिसाइड किया चलो लायन को चेस करें, पहले लायन दिखेगा फिर तो चेस करेंगे। भूल के जाते हैं हम कि भैया लॉयन टूवर्ड्स मेरी तरफ लॉयन आ रहा है, मैं उसका पीछा कैसे करूंगा? शेर मेरी तरफ आ रहा है और मैं उसका पीछा करूंगा, पहले तो उसके पीछे जाओ पीछा करने के लिए। बेवकूफी भरी बात है। एक्चुअली में ऐसा होगा कि वो जागा और जागने के बाद टॉम ने डिसाइड किया कि भैया चलो लॉयन को चेज किया जाए, यानी ई आ जाएगा इसके बाद में। अच्छा, जैसे ही वो घनी झाड़ियों तक पहुंचा, उसने देखा शेर आ रहा है अपनी तरफ। जब शेर आ रहा है अपनी तरफ तो वो डर गया और डर के मारे एक गोली निकल गई और भैया उसको लग गई, तो लास्ट में डी आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं आप। भाई आपसे कोई पूछे कि थर्ड सेंटेंस कौन सा है ई, फिफ्थ कौन सा है डी, फर्स्ट कौन सा है सी, सेकंड कौन सा है ए, बहुत मुश्किल तो नहीं होगा, ढूंढ लेना, आंसर यही आ रहे होंगे। दिस इज द परफेक्ट एंड फाइनल आंसर। और द ओनली वे कि आपको ऐसे करना पड़ेगा और ऐसे ही समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 से 17। कैसे करेंगे इसे, एक एक करके पढ़ते हैं इसे। चलिए, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज दैट, एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रेस का यानी थकान का, प्रेशर का, that the human body reacts to stress in a stereotyped physiological way। जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो अलग ही तरीके से इसको स्ट्रेस को लेती है। ये कहना चाह रहा है कि एक अलग ही स्टीरियोटाइप फिजियोलॉजी वे में स्ट्रेस को रिएक्ट करती है। बट एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, जब तक हम जिंदा हैं, वी आर एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस। जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। और अगर स्ट्रेस मिल रहा है मतलब आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि आप जिंदा हैं। Besides the fact that, और इसी फैक्ट के साथ साथ, stress is unavoidable, there are several aspects of stress that one should understand। Stress unavoidable है और इसके कई सारे फैक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं जो ध्यान देने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। Sometimes the stress is small, sometimes it is large। कभी ये बहुत कम होता है, कभी ये ज्यादा होता है। Stress cannot be avoided, कभी अवॉइड नहीं कर सकते, and our stress level is never at zero। और स्ट्रेस लेवल जीरो भी कभी नहीं होता है भाई। वन इज दैट बोथ टू हाई एंड टू लो अ स्ट्रेस लेवल इज डैमेजिंग। भैया अगर बहुत कम स्ट्रेस है तो भी डैमेजिंग है, ज्यादा है तो भी डैमेजिंग है। वी आर ऑलवेज अंडर द स्ट्रेस एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम स्ट्रेस के अंडर में हैं। तो दोस्तों इन सारे सेंटेंसेस को देख के आपको ये तो समझ आ गया होगा कि बॉस जी जो है ना वो शुरुआत होनी चाहिए। We are always under the stress as long as we are alive। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम स्ट्रेस में हैं। और इसके बाद कहीं ना कहीं डी कनेक्ट होता है कि समटाइम्स द स्ट्रेस इज स्मॉल, समटाइम्स इट इज लार्ज। कभी तो ये कम है, कभी ये ज्यादा है। बट एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, उसी की बात को कनेक्ट करते हुए वापस बात कह रहा है कि जब तक हैं तब तक स्ट्रेस है। यानी इनका एक कॉम्बो बन गया है अलग, कि भैया ये कह रहा है कि जब तक स्ट्रेस है ना, जब तक हम जिंदा हैं तब तक रहेगा। कभी कम होगा, ज्यादा होगा, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो रहेगा ही रहेगा। यहां तक ओके, इसको छोड़ देते हैं एक बार। मुझे समझ आ रहा है कि एफ के बाद ए आएगा, जहां पे भी आए ध्यान से देखेगा। वन इज दैट बोथ टू हाई एंड टू लो स्ट्रेस लेवल इज डैमेजिंग। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज दैट द ह्यूमन बॉडी इज दिस। यानी एफ में तो एक एस्पेक्ट बताया है, ए में दूसरा एस्पेक्ट बताया है, और
एक और एस्पेक्ट्स के बारे में देखिए, बिसाइड्स द फैक्ट दैट द स्ट्रेस इज अनअवॉइडेड, देयर आर सेवरल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस दैट वन शुड अंडरस्टैंड। तो यहां पे इसके जस्ट पहले सी लगा देते हैं, बात को समझिएगा। सी में कह रहा है बिसाइड्स द फैक्ट, इस फैक्ट के अलावा कि भाई स्ट्रेस जो है वो अनअवॉइडेबल है, देयर आर सेवरल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो किसी ना किसी को अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। पहला कि ज्यादा होना कम होना दोनों ही खतरनाक है। दूसरा, स्ट्रेस जो है ह्यूमन बॉडी के अनुसार लेता है, यानी CFA एक कनेक्शन बन गया। अच्छा, यहां पे देखो अनअवॉइडेबल है और ई में वही बात कह रहा है कि स्ट्रेस कैन नॉट बी अवॉइडेड एंड अवर स्ट्रेस लेवल इज नेवर एट जीरो, यानी ई ऐसे आ जाएगा। तो ECFA आ जाएगा, GDB आ जाएगा। अब बचता क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, सात ही थे, सातों कर लिए हमने। तो GDB ECFA ये सारे के सारे सातों के सातों इसी कनेक्शन में बन गए। स्टार्टिंग में GDB, दूसरे में ECFA। अब देखिएगा, मैंने वो वाला फॉर्मूला यहां नहीं अपनाया क्या कि भैया पहले निकालो फिर दूसरा निकालो फिर तीसरा निकालो। हमने सिर्फ कनेक्शन ढूंढा। मैंने कनेक्शन ढूंढा यार FA आपस में कनेक्टेड है, फिर मुझे लगा F से जस्ट पहले C आना चाहिए, फिर मुझे लगा C से पहले E आएगा। तो इस तरीके से कनेक्ट करोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे। यही एग्जाम में करना है दोस्तों। छोटे छोटे पेयर बना लो, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लो, बहुत आसान हो जाएगा आपका चैप्टर। मैंने नीचे के क्वेश्चंस हटा दिए क्योंकि क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, बहुत इजी है, वो क्वेश्चन नहीं है मेरे लिए ये क्वेश्चन था। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7। कोई पूछे 7 कौन सा नंबर क्वेश्चन, मतलब 7 कौन सा स्टेटमेंट आएगा, A आएगा, 5 कौन सा आएगा, C आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, D आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, B आएगा। बहुत टफ नहीं है, निकाल लेंगे आप। चलिए साहब, तो इस क्वेश्चन को भी अलविदा करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, जरा देखें ये क्या कह रहा है। स्टिल 75% ऑफ आवर कंट्रीमेन लिव इन विलेज। आज भी बहुत सारे लोग, 75% जो लोग हैं ना, वो विलेजेस में रहते हैं, यानी गांवों में रहते हैं, रूरल लाइफ को जीते हैं। एंड ऑन द हिल्स, हिल्स पर आने के बाद वर बिल्ट समर कैपिटल्स, समर कैपिटल्स बनाई गई। कैसी, शिमला हो गई, नैनीताल हो गई, दार्जिलिंग हो गई, ऊटी हो गई, एंड हिल स्टेशंस लाइक मसूरी, शिलोंग आदि ये भी हो गए। 1000 years ago the number of cities in India was much less than their number today। सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है कि यार ये शुरुआत होनी चाहिए, आगे कुछ और आए तो अलग बात है। यहीं से आपका थॉट प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए, इसमें कोई हिंट नहीं मिलेगी PQRS, आपको पूरा के पूरा थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि 1000 साल पहले जो आज की नंबर ऑफ सिटीज है और उस समय जो थी वो बहुत ज्यादा है आज, उस समय बहुत कम थी, देयर इज अ मच डिफरेंस। लेटर द कमिंग ऑफ इंग्लिश रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ सच सिटीज, जो कि कैलकाटा, बॉम्बे, मैड्रास, कराची, अहमदाबाद, प्लेन्स ऑफ इंडिया। विद द कमिंग ऑफ मुस्लिम्स द नंबर ऑफ सिटीज बिगैन टू मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिएगा, बिगैन टू मल्टीप्लाई बिकॉज जो मुस्लिम आए थे वो बहुत सारा आर्ट्स क्राफ्ट्स लेके आए थे, जो कि सिटीज में ही फ्लरिश हो सकता है। क्यों अंडरलाइन किया मैंने? 2 रीजन के कारण, ध्यान से देखिएगा। एक तो मुस्लिम और एक अंग्रेज। भारत का इतिहास कहता है पहले मुगल आए फिर अंग्रेज आए। इंग्लिश का लॉजिक कहता है विद द कमिंग एंड लेटर, यानी बाद में, तो फिर बाद में ही आएगा। और ई और डी का कनेक्शन जो है सीधा सी से बन जाएगा, इसलिए अंडरलाइन किया कि उनके आने के साथ मुस्लिम जब आए तब सिटीज बढ़ गई, पहले बहुत कम थी अब बढ़ गई मेरे भाई, यानी सी के साथ हमने ई और डी मिला लिया। बात समझ आ गई अच्छे से? ये तो बहुत क्लियर हो गया होगा कि सी के साथ ईडी आ जाएगा, यानी एक ये लॉजिक है, एक ये लॉजिक है। इसके बाद अगर अपन समझें तो डी में एंडिंग कर रखा है ऑन द प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के प्लेन क्षेत्रों में तो ऐसा हुआ। एंड ऑन द हिल, मैंने इसीलिए गोला किया उस समय, एंड आया मतलब किसी ना किसी से कनेक्ट होने वाला है, बहुत इजीली समझ में आने वाला है कि हिल्स पे क्या हुआ, वहां पे ऊटी, मसूरी, फलाना, शिलोंग, शिमला ये सब बन गए, यानी कुल मिला के यहां पे आएगा बी। अब सीईडी भी तो आ चुका है, ए या तो शुरुआत में या अंत में। तो पहले इतनी सारी हमने बात की और सी से शुरू किया कि भैया
पहले सिटीज बहुत कम थी, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, सिटीज बढ़ती चली गई, सिटीज वहां बनी, सिटीज वहां बनी, बट स्टिल आज भी जो 75% लोग हैं वो कहां रहते हैं भाई? वो वहां रहते हैं। तो आंसर देखिए 1 2 3 4 और 5, ये हमारा कनेक्शन हो गया। कोई पूछ ले सेकंड पे कौन है तो कि ई है, फोर्थ पे कौन है कि बी है, फर्स्ट पे कौन है तो क्या सी है। तो इस तरीके से हमने किया दोस्तों। बहुत टफ नहीं था लेकिन आसान भी नहीं था। इतना आसान इसलिए नहीं था, छोटे छोटे कनेक्शन ढूंढने थे, जैसे लेटर, जैसे मल्टीप्लाई, जैसे एंड। ये छोटी छोटी चीजें अपने आप आसान कर देती है आपकी चीजों को। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं, हम यहां से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए, ये जो क्वेश्चन आया है ये ज्यादा नहीं है सेंटेंस इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ दे रखे हैं 6 सेंटेंस, छोटे छोटे। मिस सुलिवान अराइव्ड एट द केलर होम व्हेन हेलन वाज 7। 7 साल की उम्र की थी जब मिस सुलिवान उनके घर आई। हेलन केलर की कहानी लग रही मुझे। हेलन केलर थी ना जिसने ब्रेल लिपि की वो करी है, क्या बोलते हैं, इन्वेंशन। ब्रेल तो नाम सुना होगा ना, वो जो आंखों से देख नहीं सकते वो हाथों से पढ़ सकते हैं। द डेफ एंड ब्लाइंड, एक तो वो डेफ यानी कि कान से सुन नहीं सकती थी, दूसरा आंखों से ब्लाइंड थी। हेलन लर्न टू कम्युनिकेट वर्बली उसने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। बट इवेंचुअली धीरे धीरे मिस सुलिवन के एफर्ट जो है उसको रिवॉर्ड मिलने लगा। हेलन केलर वॉज 2 years old, she lost her sight and her hearing। मुझे लगता है ये सबसे पुरानी कहानी है, ये लाइन सबसे पुरानी है क्रोनोलॉजिकली। शायद इसी से मैं शुरू करना चाहूंगा। बात को समझिएगा। अभी 2 साल की हुई है, फिर 7 साल की होगी, फिर कुछ और भी होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि डी से शुरू होना चाहिए। मिस सुलिवान वर्कड क्लोजली विद हेलन, हर न्यू स्टूडेंट, और एट टाइम्स द टीचर बिकेम फ्रस्ट्रेटेड। कभी कभी टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। मुझे लग रहा है अब कहानी आसान हो गई है। सबसे पहले तो भैया हेलन केलर जब 2 साल की थी तब उसने अपनी आंखें खो दी, अपना सुनने की क्षमता खत्म कर दी। मिस सुलिवन जो है वो आई कहां पे? 7 साल की उम्र में, यानी क्रोनोलॉजिकली ये इसके बाद बैठेगा। और फिर आएगा ई कि मिस सुलिवन जो है उन्होंने काम किया हेलन के साथ जो उनकी नई स्टूडेंट थी। अब ये तो नई स्टूडेंट थी, कभी कभी बहुत गुस्सा होना पड़ता था। और एफ और सी, मुझे लगता है एफ और सी जो है ना ये आपस में बहुत इजीली बॉन्ड बना रहे हैं। एट टाइम्स टीचर बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी, लेकिन इवेंचुअली मिस सुलिवन के एफर्ट रिवर्ड हुए। और कैसे रिवर्ड हुए वो तो लास्ट में बी में लिखा हुआ ही है ना। द डेफ एंड ब्लाइंड हेलन लर्न ने जो कम्युनिकेशन वर्बली लर्न करना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो लास्ट लाइन है। कंक्लूजन यही तो है कि वो बोलना शुरू कर गई, है कि नहीं? तो ये लास्ट में आ जाएगा, ये कनेक्शन बन जाएगा। ये इस तरीके से थोड़ा सा टफ लगने वाला भी हमने आसान कर दिया। जब भी ऐसा हो मैं तो लिख देता हूं नीचे जिससे कि प्रॉब्लम ना आए। भैया फोर्थ कौन सा है? एफ। सेकंड कौन सा है? ए। सिक्स्थ कौन सा है? बी। फिफ्थ कौन सा है? सी। लास्ट कौन सा है? बी। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ऐसे आप कर लेंगे। इसी तरीके से एक एक करके दोस्तों सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। आपको अप्रोच मिल रही है कि नहीं? क्योंकि हो सकता है दोस्तों मैं 10 क्वेश्चन और कर लूं या 20 क्वेश्चन और कर लूं। इंपॉर्टेंट ये है कि अप्रोच इंपॉर्टेंट है। आपको सही अप्रोच तक पहुंचना है। जब तक अप्रोच सही नहीं होगी ना, ऐसे क्वेश्चन करते चला जाऊंगा, आपको कभी कभी कलेक्शन ही नहीं मिलेगा। समझिए कि मैं एक एक कौन सा वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं। आप समझिए मैं कैसे आगे बढ़ता हूं, कौन सी चीज को किससे कनेक्ट करता हूं। बस वही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37। सो वी हैव अ न्यू पैराजंबल, उसको बनाने का है, हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है। आप देख रहे हैं अभी तक बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। इस बार एक्चुअली एक क्वेश्चन ऐसा आया है जहां पे, नॉट दिस वन, बट एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा है जहां पे हमें पूरा कंप्लीट बनाना ही है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। और इससे बहुत कुछ लर्निंग मिल रही है, बहुत कुछ अप्रोच मिल रही है, किस तरह से करना चाहिए। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए लिए चलते हैं इसको कैसे करना है। शी डिसाइडेड टू गो टू स्कूल एंड मीट द प्रिंसिपल। उसने ये डिसाइड किया कि चलो भैया स्कूल में मिल लेते हैं प्रिंसिपल से। सडनली शी रियलाइज दैट शी हैड नो मनी विद हर। उसने अचानक से ऐसा रियलाइज किया कि उसके पास तो पैसा भी नहीं है भाई। बाय द टाइम शी रीच देयर, जैसे ही वो वहां पहुंची, ही हैड लेफ्ट द ऑफिस।
वो ऑफिस से निकल चुके थे। Therefore she decided to go to the office of Ravi's father and get the money. उसने इसलिए सोचा कि चलो रवि के फादर के पास चले जाएं और वहां से पैसा कलेक्ट कर लें। सुधा wanted her son Ravi to get admission in a convent school. सबसे पहले तो ये E for elephant आएगा। सुधा ये चाहती थी कि उसका बेटा रवि जो है उसका एडमिशन एक कॉन्वेंट स्कूल में हो। सारी कहानी जो है यहां से शुरू हो रही है और मुझे लग रहा है कि आप में से कई सारे लोगों ने पढ़ते पढ़ते बना ही दिया होगा। बहुत टफ नहीं है, लेवल इज वेरी इजी, बट स्टिल अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। मैं देखो दोस्तों लेवल नहीं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि कैसी अप्रोच अपनाई जाए, एग्जाम में कैसे भी लेवल का क्वेश्चन आए अप्रोच क्या होनी चाहिए वो देखते हैं अपन। अब ई के बाद अगर हम समझें तो उसने सोचा कि सुधा वांटेड उसका बेटा जो है वहां पे एडमिशन ले, इसलिए डिसाइड किया कि भैया स्कूल जाते हैं, इस प्रिंसिपल से मिलते हैं, इसलिए आया ए, ठीक है ना। तो उसने कहा कि चलो स्कूल चलते हैं और प्रिंसिपल से मिलते हैं। सडनली शी रियलाइज, एकदम से अचानक से उसको रियलाइज हुआ कि भैया पैसा नहीं है उसके पास। पैसा नहीं है तभी तो उसने डी पढ़ा। देखो इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। उसने रियलाइज करा कि पैसा नहीं है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि पहले ऑफिस चले जाए रवि के पापा के पास और पैसा ले ले, है कि नहीं। तो आपने कनेक्शन देखा, पैसा नहीं है पापा पैसा दे देंगे। और फाइनली बाय द टाइम जब वो वहां पहुंची इसके यहाँ पे, उसके पापा तो ऑफिस से ही जा चुके थे, तो फाइनली सी लास्ट में आ जाएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा EABDC 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। तो कोई पूछे कि भाई थर्ड पे कौन सा है कि बी है, सेकंड पे कौन सा है कि ए है, फिफ्थ पे कौन सा है कि सी है। तो ये वो तरीका है जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि अप्रोच हमें ऐसी रखनी पड़ेगी। दोस्तों फर्स्ट एक्सरसाइज के काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, एक और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे लगता है काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। सारी एक्सरसाइज तो करनी है नहीं और सारे क्वेश्चंस अगर मैं कर दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे। तो लिए चलते हैं दोस्तों अगली एक्सरसाइज पे। ये लीजिए प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड। प्रैक्टिस सेट सेकंड का क्वेश्चन नंबर करते हैं 5 से 9। सेकेंड्स लेटर, कुछ ही सेकेंड्स के बाद, द ग्लेयरिंग ऑब्जेक्ट स्वेप्ट पास एंड ही थॉट ही हैड गट मैनोवर्ड इट। हिंदी में क्या बड़ा अजीब सी बात कह रहा है, देखो कुछ ही सेकेंड्स के बाद में क्या हुआ। ग्लेयरिंग ऑब्जेक्ट्स, ऐसे जलता हुआ सा लाइट वाला, कुछ अग्नि वाला, कुछ ना कुछ ब्राइटनेस वाला। स्वेप्ट पास्ट, एकदम फटाफट पास से निकल गया। स्वेप्ट यानी पोछे की तरह, स्वीप यानी झाड़ू की तरह फटाफट निकल गया। एंड ही थॉट, और उसको क्या लगा, ही हैड गट मैनोवर्ड इट, उसके अंदर से एक फीलिंग आई कि उसने चाल चल ली है, उसकी चाल काम आ गई है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था। ए के बाद बी में क्या क्या है देखो जरा। वाइल फ्लाइंग ओवर एनिमी टेरिटरी, जोन्स ने रिसीव किया एक वार्निंग कि भैया मिसाइल आ रही है। यानी शुरुआत तो इसी से होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि देखो नाम पहली बार आया है और बाकी सारी चीजें देखते हैं अपन क्या है। He was proved wrong, लेकिन वो गलत था। When he saw vertical tail fins on fire, जो vertical tail fins रहती हैं उनकी, उसमें आग लग गई थी। Without wasting time, he slammed the throttles forward and made the plane roll into high speed turn. बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना उसने सीधा थ्रॉटल दबाया और लिए चला भैया प्लेन को, रोलिंग इनटू हाई स्पीड टर्न ले लिया। हार्डली हैड ही रिस्पॉन्डेड टू द मैसेज, उसने मैसेज में रिस्पॉन्ड किया ही था व्हेन ही एक्चुअली सॉ, क्या देखा, दैट एवरी फाइटर पायलट ड्रेडेड मोस्ट। उसने एकदम से कुछ अजीब सी चीज देखी। दोस्तों एक बात तो कंफर्म है कि बी के बाद ही ई आना चाहिए। जरा देखें क्यों। यहां उसको एक मैसेज मिला, वार्निंग मिली, और उसको मैसेज पे रिस्पॉन्ड करना ही था। जितने में उसने देखा कि जो हर फाइटर देखने का डरता है, सोचता है कि यार ऐसा तो ना हो कम से कम, वो क्या था। सेकेंड्स लेटर द ग्लेयरिंग ऑब्जेक्ट स्वेप्ट पास्ट एंड ही थॉट ही हैड गट मैनोवर्ड इट। मैनोवर्ड यानी चाल चल रही है, यानी इसके बाद ए आना चाहिए। उसको ऐसा लगा था कि उसने चाल चल ली है, लेकिन he was proved wrong, लेकिन वो गलत था। क्यों? When he saw the vertical tail fins on fire, वो तो इसलिए गलत था कि ऑब्जेक्ट तो पास से निकल गया है, लेकिन उसके जो टेल फिन्स हैं उसमें आग लग गई थी। यानी कहीं ना कहीं एक चूक हो गई थी, ऐसा उसको लग रहा है।
तो क्या किया, विदाउट वेस्टिंग टाइम ही स्लैम्ड द थ्रॉटल्स फॉरवर्ड एंड मेड द प्लेन रोल इनटू हाई स्पीड टर्न। लास्ट में आ जाएगा डी, सी और सी के बाद डी, फाइनल आंसर बनेगा BEACD, यानी कि सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। यहां एक और क्वेश्चन पूरा हो जाता है दोस्तों। इस तरह से हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ 2-3 और कर लेते हैं जिससे कि और ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाए। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों मैं बताता हूं। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे करने हैं, मैं करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप जब तक अपने हाथ से उन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे ना, तब तक वो प्रैक्टिस नहीं आएगी जो आपको आनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, हैंड ऑन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद से करेंगे ना तो आपको पता चलेगा अच्छा ऐसा लिखा है, अच्छा वैसा लिखा है। जब तक वो चीजें नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। तो लिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 से 22 है। देखें ये क्या कहता है, देखिए जरा। द लार्ज क्राउड, एक लार्ज क्राउड है, दीज myriad एक्टिविटीज एंड द ब्राइट लाइट्स, इतनी सारी चीजें कंबाइन टू ट्रांसफॉर्म द बीच इनटू फोटोग्राफर्स डिलाइट। इतने सारे लार्ज क्राउड है, इतने सारे लोग हैं, इतनी ब्यूटीफुल सीनरी है कि भैया कोई भी फोटोग्राफर है ना उसका दिल खुश हो जाए, डिलाइटफुल हो जाए ऐसी चीजों को देखकर। ये तो है स्टार्टिंग, मुझे लग रहा है कि यहीं से शुरू होना चाहिए। सैंड एंड स्प्रे आर ऑल परवेसिव बीच। सैंड और स्प्रे देखकर तो ये और भी ज्यादा परवेसिव, वाइडली स्प्रेड, सभी जगह वो जो चीज बहुत बढ़िया नजर आ रही है वो ऐसा लगता है। तो शायद कनेक्शन में ये इसके बाद ही आना चाहिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। दे लव टू कंस्ट्रक्ट फ्रेजाइल सैंड कैसल्स। फ्रेजाइल इज अ वेरी गुड वर्ड। फ्रेजाइल इसको कहते हैं जो भंगुर होता है, भंगुर जो बहुत जल्दी टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है, उसे फ्रेजाइल कहते हैं। सैंड होती है रेत, कैसल्स होते हैं आपके किले। तो भैया ये कह रहा है कि जो भंगुर रेत के किले बनाते हैं उसकी बात कर रहा है। एंड स्प्लैश अबाउट इन द शैलो वाटर्स। बीच पे क्या होता है दोस्तों, जहां पानी उथला है, गहरा नहीं है, थितला, थितला कहते हैं ना जिसको, शैलो है, शैलो मतलब बहुत डीप नहीं है, वहां जाते हैं और पानी उछालते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। इवन द एल्डरली, जो बड़े लोग होते हैं, सीम टू फॉरगेट देयर एजिंग वरीज हेयर। वो तो यहाँ की एजिंग वरीज भी भूल जाते हैं कि भैया वो बूढ़े हो चुके हैं, एज हो चुकी है। These make beaches a favorite haunting of children. बच्चों को ये तो चाहिए ही चाहिए बॉस कि ये चीज अच्छी लगती है। अब सोचें जरा किसके बाद क्या आएगा दोस्तों। ऐसा है, मुझे लगता है जहां भी आए ई के बाद सी आएगा, और मुझे लगता है ए से शुरू होना चाहिए। ये अभी तक का मेरा दिमाग कह रहा है शुरुआत ए से होगी, क्योंकि ये सारी चीजें वहां जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में बता रहा और बोल रहा है यार बहुत शानदार ये व्यूज होते हैं। ई में कह रहा है दीज मेक अ फेवरेट हॉन्ट ऑफ चिल्ड्रन। इससे चिल्ड्रन बहुत खुश होते हैं। और दे लव टू कंस्ट्रक्ट, कौन, बच्चे, नॉट बड़े, बड़े की बात नहीं कर रहा, बच्चे जो हैं वो लव करने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद डी आना चाहिए। इसके बाद डी आगे कहेगा ना कि इवन द एल्डरली सीम टू फॉरगेट देयर एजिंग वरीज। मतलब जो उनके बुढ़ापे की जो चिंताएं हैं ना, एजिंग वरीज, बुढ़ापे की जो चिंताएं ना, वो भी भूल जाते हैं यहाँ पे आके, राइट। तो एक बच जाता है, वो बीच में लगा दो ना भाई, मैंने कहा था ए के बाद बी जैसा लग रहा है। तो फाइनली ये बन जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। जरा चेक कर लेना आप आराम से इसे। बात समझ आई, तरीका समझ आया, अप्रोच समझ आई, कैसे कनेक्शन करना है, कौन से वर्ड से कौन सा वर्ड कनेक्ट होता है, कौन सी लाइन से कौन सा लॉजिक कनेक्ट होता है, ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं कि आप देखें। और एक और क्वेश्चन हमने यहां कंप्लीट किया है। लेट्स सी अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिससे कि और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। लेट्स सी इस क्वेश्चन में क्या है। ये कह रहा है आई थिंक आवर कंट्री इज सर्चिंग फॉर एन आइडेंटिटी। हमारी कंट्री जो है एक आइडेंटिटी को सर्च कर रही है। Yet I do not agree. मैं तो एग्री ही नहीं करता with the prophets of doom who see nothing but disaster ahead. उन लोगों को तो केवल डिजास्टर ही नजर आ रहा है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। And a new vision of the future will emerge of this. और एक फ्यूचर का नया विजन जो है इससे निकल के बाहर आएगा। When I came to India after a stint in Northern Ireland, I felt I was trading a hot bed of intense religious and political violence for peace. However, the mayhem over the last few months
डीपली शॉकिंग। चलिए साहब, यहां पे हम कोशिश करते हैं इसको समझने की। एसबीआई पीओ का है तो कोई बहुत आसान तो नहीं होगा, चीजों को समझना पड़ेगा, राइट? तो दोस्तों यहां पे कोशिश करते हैं कैसे कनेक्शन बना सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा एब्सर्ड सा है, मुझे लगता है ये आखिरी होगा। समझने का कोशिश करेंगे इसे कैसे बनना है। देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है व्हेन आई केम टू इंडिया, जब मैं भारत आया, आफ्टर अ स्टिंट इन नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड में रह के मैं आया, आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा, आई वॉज ट्रेडिंग अ हॉट बेड ऑफ इंटेंस रिलीजियस एंड पॉलिटिकल वायलेंस फॉर पीस एंड क्वाइट। ये बहुत बड़ा एक दुविधा है हमारी कि हम ऐसा समझते हैं कि हमें शांति चाहिए और उस शांति के लिए लड़ते रहते हैं। यही बात तो ये कह रहा है दोस्तों, हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये क्लियर बात कह रहा है, आई फेल्ट आई वाज ट्रेडिंग अ हॉट बेड ऑफ इंटेंस रिलीजियस एंड पॉलिटिकल वायलेंस। बहुत बड़ा हिंसा जो ये हम देख रहे थे, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, धार्मिक और राजनीतिक हिंसा वो जो देख रहे थे, किसके लिए हिंसा कर रहे हैं? शांति के लिए। यही तो बहुत बड़ा विरोधाभास है दोस्तों। यही सबसे बड़ी चीज है जिसे हम आज राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी जान दे दी इस नॉन वायलेंस के लिए, और हम आज उसी के नाम पे, रिलीजन के नाम पे हिंसा कर रहे हैं। शायद वो वही चीज नहीं देखना चाह रहे थे और शायद लास्ट में पाकिस्तान जा रहे थे। चलिए, वो एक डिस्कशन का पॉइंट है, हम बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। अभी आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। मुझे ऐसा लग रहा है बॉस, डी से शुरू होगा, ये तो मुझे बहुत क्लियरली लग रहा है। अब एक चीज और भी मुझे लग रहा है दोस्तों, ए और सी आपस में कनेक्टेड हैं। जरा एक बार चेक करते हैं। ए कह रहा है, आई थिंक, मुझे लगता है, आवर कंट्री इज सर्चिंग फॉर एन आइडेंटिटी, हमारा देश आइडेंटिटी को ढूंढ रहा है। आइडेंटिटी यानी पहचान, कोई ना कोई पहचान की वो खोज में है, ढूंढ रहा है कोई पहचान। एंड अ न्यू विजन ऑफ फ्यूचर विल इमर्ज ऑफ दिस, और इसी आइडेंटिटी से, इसी पहचान से एक नया विजन, एक नई सोच, एक नया चिंतन जो है फ्यूचर के बारे में इसमें से निकलेगा, इमर्ज होगा, बाहर निकलेगा। तो ए के बाद सी आएगा, ये पक्का है। डी शुरुआत में आएगा, ये पक्का है। अब देखते हैं कि एक्चुअली जो बच गए हैं ये कैसे कहां आएंगे। Yet I do not agree with the prophets of doom who see nothing but disaster ahead. ये कहीं ना कहीं क्या पता डी के बाद कनेक्ट हो रहा हो। भाई ऐसा समझिए, जब मैं आया तो मुझे लगा कि इंटेंस रिलीजियस पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है, लेकिन मैं उनसे एग्री नहीं करता। जो प्रॉफिट्स ऑफ डूम हैं, जो इस तरह के मसीहा बने हुए हैं, जो अपने आप को धर्म के नाम पे सब कुछ कहते हैं कि वही धर्म है, वही धर्म के सबसे बड़े नेता हैं, मैं उनका नहीं मानता, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं देख रहे। बट आई थिंक, मुझे लग रहा है इससे कनेक्ट भी हो रही है बात। ध्यान से देखें, डी के बाद बी के बाद ए सी। भाई आप ये कह रहे हो कि मैं जब आया तो मैंने बहुत सारी हिंसा देखी, लेकिन ये कह रहा है कि भैया मैं इनसे एग्री नहीं करता। मैं तो कहता हूं भारत जो है, हमारा देश, वो क्या ढूंढ रहा है? अपनी आइडेंटिटी, पहचान ढूंढ रहा है। और सी में लिखा हुआ एक नया विजन फ्यूचर के लिए ढूंढ रहा है। और लास्ट में आ जाएगा हाउएवर इन सारी बातों के बाद भी द मेहम ओवर द लास्ट फ्यू मोमेंट्स। मेहम क्या है? रोना, बिलखना, चिल्लाना जो इधर उधर उठापटक हो रही है, ये जो है डीपली शॉकिंग है, ये शॉक कर देती है। और हाउएवर से ये शुरू कर रहा है। तो दोस्तों यहां पूरी बात आपको समझ आ चुकी है, किस तरह से हमने कनेक्शन किया है। थोड़ा सा टेढ़ा था लेकिन मेरा था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बहुत ज्यादा आसान तो बिल्कुल नहीं था। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप आएंगे, मेरे को लगता है आप समझ तो गए होंगे ये कैसे कहना चाह रहा है। हमने क्या क्या किया वो देखिए। येट आई डू नॉट एग्री, मतलब पहले तो हमने नेगेटिव बात करी, फिर हमने कहा कि भाई मैं एग्री नहीं करता वो जो कह रहे हैं, मैं क्या सोचता हूं पॉजिटिव, फिर एक पॉजिटिव, हाउएवर से वापस नेगेटिव। हाउएवर और येट, ये दो ऐसी चीजें हैं जो चीजों को पलटती है। बट हाउएवर, अदरवाइज ये चीजें उल्टी कर देती हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये छोटे छोटे वर्ड्स ही तो आपको देखने, ये छोटे छोटे वर्ड्स ही तो कनेक्ट करने। बस इतना कनेक्शन अगर आपने ढूंढ लिया तो दोस्तों किसी भी तरह का क्वेश्चन आप कर जाएंगे। तो यहां एक और वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत तैयारी से आपने देखा। दोस्तों एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो मैं बहुत बार बता चुका हूं, एक बार पुनः कहना चाहूंगा। दोस्तों अगर आप रीअरेंजमेंट को समझ गए, आपका काम आसान हो गया। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है दोस्तों आपके लिए, वो मैं बता देता हूं।
हम क्या सोचते हैं, रीअरेंजमेंट 1 कर लिया, 2 कर लिया, 5 कर लिया, 7 कर लिया, अब तो बनने ही चाहिए। अरे बन ही नहीं रहे दोस्तों। इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि आप 2 काम मिस कर रहे हैं। पहला, आप प्रैक्टिस मिस कर रहे हैं दोस्तों। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के अंदर अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस करना है, अरे कम से कम 50-100 क्वेश्चन करते हैं जब आपको कॉन्फिडेंस आता है, और फिर भी कोई नया क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं। अरे ये तो इंग्लिश भाषा है, कुछ नया है हमारे लिए, थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। आप सोचो बिना प्रैक्टिस के जग जीत लोगे, ऐसा होगा नहीं। बात को समझिए, जग जीत लोगे ऐसा होगा नहीं। कुछ ना कुछ तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, राइट। तो आपको सबसे पहला काम, जितनी भी एक्सरसाइज बच गई है ना दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आप कर लीजिए। मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं, बहुत सारे आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप अच्छे से कर लें, एक एक चीज को समझ लें, मजा आ जाएगा। पहला पॉइंट तो ये था हमारा। सेकंड पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट बताना चाह रहा हूं, वो है दोस्तों प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग। रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक रीडिंग नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। फिर कह रहा हूं, रीडिंग नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। फिर एक बार कह रहा हूं दोस्तों, रीडिंग नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। रीडिंग तो करना ही पड़ेगा। जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे आपका पैसेज अच्छा होगा, कॉम्प्रिहेंशन जिसे कहते हैं, पैराजंबल अच्छा होगा, क्लोजनेस अच्छा होगा। क्या आप ये नहीं करना चाहते दोस्तों? एक एक चीज बेहतर हो जाएगी। और कुछ मत करो, केवल 30 मिनट्स दे दीजिए मुझे, अरे मुझे भी मत दो, 30 मिनट दे दो अंग्रेजी को। रीडिंग करना है आपको। मैं बता रहा हूं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना करें, एसएससी की करें, बैंकिंग करें, और भी बहुत सारे, क्लैट है, एमबीए के हैं, कैट है, जितनी तैयारी जहां पे इंग्लिश आता है ना बॉस, सबसे इंपॉर्टेंट है आप 30 मिनट्स का रीडिंग आज करना शुरू करें। विद इन 30 डेज यू विल सी अ डिफरेंस। आप मॉक पेपर मिलाते जाएं, आपको एक चेंज नजर आएगा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो आप मिस कर रहे हैं, रीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हम करवाते चले जाएंगे, आप करते चले जाएंगे, लेकिन जब तक आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं होगी, आप खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे, बहुत टफ रहेगा। डेफिनेटली एस चांद पब्लिशिंग हाउस आपके साथ है। हर चीज जो आपको चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। हर चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक वास्ट नेटवर्क है एस चांद पब्लिशिंग हाउस का। बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है एस चांद पब्लिशिंग हाउस का। इंजीनियरिंग से लेके, कैट से लेके, बैंक से लेके, एसएससी से लेके, यूपीएससी से लेके, क्या नहीं है एस चांद पब्लिशिंग हाउस में दोस्तों। बहुत बढ़िया बढ़िया टाइटल्स दिए हैं एस चांद पब्लिशिंग हाउस ने, आगे भी बनता जाएगा। और ये जो इनोवेटिव आइडिया है दोस्तों आपके वीडियो सोल्यूशन का, ये अपने आप में मार्वलस है दोस्तों। आपको एक एक्स्ट्रा एज, एक कॉन्फिडेंस दे देता है, एक ऐसी चीज दे देता है जो आपको डेफिनेटली सबसे आगे ले जाती है। अब बॉल आपके कोर्ट में है, आपको तैयारी करनी है दोस्तों। और क्या चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको दे चुके हैं, बस आपको इनको समझने की जरूरत है। जैसे आप समझ जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। इंग्लिश टफ नहीं है, द ओनली थिंग इज कि आपका टेम्परामेंट, आपको प्रैक्टिकली उसको कैच करने के लिए ओपन होना पड़ेगा, आपको ग्रैब करने के लिए। आप सोचते रहेंगे साहब इंग्लिश टफ है, टफ है, टफ है, तो सच में टफ हो जाएगी। आप सोचेंगे नहीं यार आसान है, थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा और पढ़ ले, थोड़ा और पढ़ ले। जितना ज्यादा आपका इंक्लिनेशन इंग्लिश की तरफ बढ़ता जाएगा, और उसका रास्ता एक ही है, इंग्लिश पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, आगे रास्ते में बढ़ते चले जाइए, आपका काम आसान होता चला जाएगा। और जैसे जैसे आपका काम आसान होता जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता चला जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा तो और क्या चाहिए आपको, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस तो चाहिए। तो फिर से एक बार, आखिरी बार इस वीडियो के लिए कहता हूं दोस्तों, अभी तक अगर आपका प्यारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती करी है। अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए आपका फेवरेट चैनल एस चांद पब्लिशिंग हाउस का, एस चांद एकेडमी। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशंस, मतलब इतने वीडियो सॉल्यूशंस जिसकी कमी नहीं है, तो बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। बस आप तैयार हो जाइए, बिल्कुल कहते ना वो कमर की पेटी बांध दीजिए कस के, और हवाई उड़ान शुरू करिए। तो दोस्तों आज लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। जब तक के लिए बने रहिए आपके फेवरेट चैनल पे एस चांद एकेडमी के। थैंक यू एंड टेक केयर।